आज के सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को। इसका पार्ट 2 है, जिसमें हम आज दो मेजर साइकिल्स को कंसीडर करेंगे, ऑक्सीजन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। देखिए, इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं। आपने सुना होगा अक्सर कि ये शरीर मिट्टी का बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है ना। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, इसको हम आज साइंटिफिक वे में भी देखने की कोशिश करते हैं। तो ये दो न्यूट्रिएंट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है। शुरुआत हम करेंगे ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है लिविंग बींग्स के लिए, ये तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। रेस्पिरेशन में काम आता है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, है ना, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सब क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, और इसके बिना तो सरवाइव करना ही इम्पॉसिबल है। तो देखते हैं हम, इतनी जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी, इसका कहां से तो ये आती है, कहां से प्रोड्यूस होती है, किन किन तरीकों से, और कहां पर ये कंज्यूम होती है, यही इसकी साइकिल में हमको देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस फॉर्म में पाई जा सकती है आपकी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, जैसा कि हम सीधा नाम जानते हैं, O2 की फॉर्म में मिलती है। H2O, यहाँ पर भी O लगा हुआ है, पानी की फॉर्म, पानी में भी है ये कंबाइंड। CO2 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है, COCO3। तो ये कई तरीके से कंबाइंड होती चीजों को ऑक्सीडाइज करने के भी काम आती है। तो ये इसकी कुछ फॉर्म्स के एग्जाम्पल थे। अब हम बात करते हैं कि ये प्रोड्यूस कहां से होती है, यानी कि आती कहां से है एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में। तो सबसे बड़ा मेजर जो सोर्स है इसका, वो है आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, ये हम कई बार बात कर चुके हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 गैस को कंज्यूम करते हैं, और सॉइल से भी कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वाटर के संग जो मिक्स हो जाते हैं, सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाते हैं, उसे भी वो कंज्यूम करते हैं और अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और साथ के साथ उस एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि बाकी लिविंग बींग्स के काम आता है। और इसके साथ साथ इस प्रोसेस में एक चीज और निकलती है, जो कि ऑक्सीजन है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से आने वाला एक कंपाउंड है। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस जो है वो हर तरीके के प्लांट में होती है। तो ये जो जमीन पे पाए जाने वाले हैं उनमें भी होगी, और जो मरीन यानी एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी होती है। तो इसका मेजर जो कंपोनेंट ऑक्सीजन का आता है एटमॉस्फेयर में, वो एक्वेटिक प्लांट्स के थ्रू आता है, जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स के नाम से भी जानते हैं। और सेकंड, अगर हम बात करें इसके मेजर सोर्स की, तो जो लैंड पर पाए जाने वाले आपके प्लांट्स हैं, वो इसका सेकंड नंबर का सोर्स है, मेजर एक्वेटिक प्लांट्स हैं। सेकंड हम देख सकते हैं, रिडक्शन ऑफ वेरियस मिनरल ऑक्साइड से भी ये निकलता है। जैसे कि हमने कहा कि ये यहाँ पर भी कंबाइंड है कैल्शियम के साथ में, है ना। ये यहाँ भी हो सकता है। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जहां पर ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीडाइज करने के बाद में ऑक्सीजन में कंबाइन हो जाता है। तो जब ये रिडक्शन होता है इन कुछ कंपाउंड्स का, तो यहां से चीजें अलग हो जाती हैं और ऑक्सीजन भी निकल जाया करती है। तो ये भी एक ह्यूज प्रोसेस है जो नेचर में लगातार चलता रहता है। ये कंपाउंड्स जो है वो ब्रेक डाउन होते रहते हैं, ठीक है। तो ये इसका सेकंड सोर्स है। थर्ड की बात अगर हम करें, तो वॉल्केनिक इरप्शन भी इसका एक मेजर सोर्स है। वॉल्केनिक इरप्शन वैसे तो फ्रीक्वेंटली नहीं होता और कंटिन्यूसली वहां से ऑक्सीजन निकल भी नहीं रही है, लेकिन जब भी इरप्ट होते हैं तो वहां से कुछ क्वांटिटी में, या हम कहेंगे काफी मेजर क्वांटिटी में गैसेज निकलती हैं, जिनमें से एक आपकी ऑक्सीजन भी है। तो ये भी आपका एक ऑक्सीजन का सोर्स है जहां से ये प्रोड्यूस हो सकती है। अब हम देखेंगे कंज्यूम कहाँ कहाँ होती है, निकल तो यहां से रही है, जा कहाँ रही है, अब ये देखने वाली बात है। तो जैसा कि हमने बात की, सबसे मेजर कंजप्शन कहां पर हो रहा है, रेस्पिरेशन में हो रहा है। जो भी एनिमल्स हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं सांस लेने में, किसको, ऑक्सीजन को। तो यहां पर सबसे मेजर इसका कंजप्शन हमें देखने को मिलता है। सेकंड है आपका कंबशन। अच्छा, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि हमें अगर आग भी जलानी है तो वहां पर भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी जरूरी है। बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के हम बर्न नहीं कर सकते, आग नहीं जला सकते, ठीक है। तो अब ये जो है आग जलाने का प्रोसेस ऐसा नहीं है छोटा मोटा है। आप एक बार देखिए कि हम डेली लाइफ में कुकिंग कर रहे हैं, है ना। 2 बार 3 बार हमारे घर में भी कुकिंग हो रही है, और जितने भी लोग हैं वो सभी काम कर रहे हैं, तो वहां पर फ्लेम जलाई जाती है कि नहीं। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो भी है ना, उनमें भी काफी हद तक हम फ्यूल को बर्न करके यूजफुल एनर्जी निकालते हैं, देन उससे हम जो भी हमारी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनाने हो वो बनाने का काम करते हैं। तो कंबशन भी बहुत बहुत ज्यादा
हम कहें कि डेली बेसिस पे बहुत हैवी अमाउंट में होता रहता है, तो दूसरा इसका जो कंजप्शन है वहां पर कंबशन की प्रोसेस में भी होता है। सेकंड है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। देखिए ऑर्गेनिक मैटर जो है क्योंकि सड़ जाया करते हैं, जैसे हम देखते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आपने पेड़ों से प्लांट से जो चीजें ली हैं, फल सब्जी आप लेते हो, डिकम्पोज हो जाया करती है। ठीक, एनिमल्स जो हैं या प्लांट्स की लीफ जो है वो भी आप देखते हो कि जब वो पेड़ से नीचे गिर जाती है तो उसके बाद में कुछ टाइम बाद सड़ जाया करती है। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोज होने के दो प्रोसेस होते हैं, एक हो सकता है एरोबिक डिकम्पोजिशन, एक हो सकता है एनारोबिक डिकम्पोजिशन। तो एरोबिक डिकम्पोजिशन में मेजरली एयर की प्रेजेंस में होता है, वहां पर जो बैक्टीरिया है ना या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजिशन करवाने का काम करती है, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है इस प्रोसेस में डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कराने के लिए काफी अमाउंट में ऑक्सीजन इस प्रोसेस में भी हमारी कंज्यूम होती रहती है। फिर है आपका मिनरल ऑक्सीडेशन। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा ये कंपाउंड बना, इसमें ऑक्सीजन कंबाइंड हुई, तो किसी भी कंपाउंड के संग में ऑक्सीजन का कंबाइंड होना ही हम सिंपल भाषा में ऑक्सीडेशन कह देते हैं। तो हम बहुत सारी चीजों को यूजफुल फॉर्म में लाने के लिए, यूजफुल मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए हम चीजों को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या होगा, वहां पर ऑक्सीजन आपको कंबाइंड करवानी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी काफी अच्छे खासे अमाउंट में ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है। फिर है ओजोन लेयर। देखिए ओजोन लेयर के बारे में हम जानते हैं कि एक स्ट्रेटोस्फेयर एक लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, जो कि हमने देखा भी था, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में हमने देखा था। करीब 25 से 30 किलोमीटर एल्टीट्यूड यानी हाइट पर हम जाएं सरफेस से, तो वहां पर जाके एक स्ट्रेटोस्फेयर का जोन है जहां पर ओजोन लेयर होती है। उस ओजोन लेयर की अच्छी बात क्या है, हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को वो फिल्टर आउट कर देती है, अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंचने देती। ये उसका बेनिफिट है। अब ओजोन है क्या, बेसिकली हम देखें तो क्या है ओजोन, O3 होता है। O3 कैसे बनेगा, यहाँ पर O प्लस O2 ऐसे करके बनता है आपका O3। तो जब O के मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जब हमारे 242 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ की लाइट जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पे पड़ती है तो उसको ब्रेक डाउन कर देती है O प्लस O में, और वो सिंगल O जो होता है वो O2 से रिएक्ट करके यानी कंबाइंड होकर के O3 प्रोड्यूस कर देता है। तो ओजोन की लेयर भी कंटिन्यूसली डिप्लीट भी हो रही है और लगातार नए नए ओजोन के उसमें मॉलिक्यूल्स बनते भी जा रहे हैं। तो कुछ ओजोन का ऑक्सीजन का कंजप्शन इस लेयर को फॉर्म करने में भी हो रहा है, लेकिन ये ऊपर वाले लेवल की बात है, 25 से 30 किलोमीटर ऊपर की बात है। तो ये थे हमारे ऑक्सीजन के कुछ फॉर्म्स, कहाँ से प्रोड्यूस होती है और कहाँ पर इसका कंजप्शन होता है। तो इस तरीके से जो आपकी ऑक्सीजन है वो सर्कुलेट करती रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक, अब हम सेकेंड साइकिल की बात करते हैं जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। देखिए नाइट्रोजन जो है सबसे मेजर गैस है हमारी, जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। कितना परसेंट है, लगभग 78% पार्ट जो है वो नाइट्रोजन का है एटमॉस्फेयर में। तो इसकी क्वांटिटी बहुत ह्यूज है। अब काम क्या आती है, बेसिकली हम दो चीजें अगर अभी के लिए एक बार देखते हैं तो ये एक तो क्लोरोफिल सिंथेसाइज करने के काम में आती है, यानी प्लांट्स में जो क्लोरोफिल बनता है वो बनाने के काम में भी आपकी नाइट्रोजन आती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर वहां पे क्लोरोफिल नहीं बनेगा प्लांट्स में तो क्या होगा, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे तो वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। देन अदर जो लिविंग बीइंग्स हैं यानी जो एनिमल्स हैं यानी जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या कंज्यूम करेंगे। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है नाइट्रोजन का कि ये क्लोरोफिल को भी सिंथेसाइज करने में काम आती है। दूसरी बात यह है कि जो आपकी नाइट्रोजन है वो एमिनो एसिड का एक एसेंशियल पार्ट है। अब एमिनो एसिड क्या काम आता है, ये प्रोटीन बनाने में काम आता है। और प्रोटीन क्या काम आता है, ये हमारी बॉडी में काफी कुछ चीजें बना रहा है, सेल्स में भी हमारे ये काम आता है, सेल्स को बिल्डअप करने में भी। ठीक है, तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट भी इसकी वजह से बना हुआ है। ठीक, तो ये देखा जाए तो हमारे लिए भी प्लांट्स के लिए भी वहां पर भी प्रोटीन काम में आता है सेल में। तो इन दोनों के ही बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। ह्यूमंस इसको, जो इंसान है या जो अदर लिविंग बींग्स है जिनको हम कंज्यूमर कहते हैं, एनिमल्स कहते हैं, वो नाइट्रोजन जो कि N2 की फॉर्म में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन डायरेक्टली इसको हम काम नहीं ले सकते, हम नहीं बना सकते इससे प्रोटीन। और डायरेक्टली प्लांट भी इससे
जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं वो भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है एक ऐसी चीज का जो हमें दिखाई ही नहीं देती। कौन? वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत फाइन छोटी साइज के हैं, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं इस नाइट्रोजन को यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जिसके बाद में प्लांट्स और प्लांट्स से देन एनिमल्स जो हैं या जो कंज्यूमर्स हैं वो इस नाइट्रोजन की यूजेबल फॉर्म को कंज्यूम करते हैं और उसके बाद में ये उनकी बॉडी में जो भी इसके फंक्शंस है वो परफॉर्म करती है। तो इस साइकिल के हम अगर स्टेप्स देखें कि कैसे नाइट्रोजन कन्वर्ट होना शुरू होता है और कैसे अल्टीमेटली एंड अप होता है और वापस से इसी फॉर्म में पहुंच जाया करता है, तो इसकी मेजर 5 स्टेप्स है। सबसे पहली हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड है हमारा नाइट्रिफिकेशन, थर्ड है हमारा एसिमिलेशन, फोर्थ है हमारा अमोनिफिकेशन एंड लास्ट है हमारा डीनाइट्रिफिकेशन। अब इन तीनों प्रोसेसेस को हम डिटेल में देखते हैं। देखिए जी, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो नाइट्रोजन है N2 की फॉर्म में, ये कन्वर्ट होगी अमोनिया की फॉर्म में। किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी नाइट्रोजन? अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है इसको हम क्या बोल देते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल देते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो 3 तरीके से हो सकता है। पहला ये है, पहला जो है उस पर हम लास्ट में आएंगे। सेकेंड है आपका एटमॉस्फेयर फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। इसमें क्या होता है, जो लाइट है उसकी जो एनर्जी है वो भी ये काम कर देती है कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देती है और उसके बाद में जो है प्लांट्स उसको यूज कर पाते हैं। सेकंड आपका प्रोसेस जो है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन होता है। तो जब इंसान को पता लगा कि तो बड़े काम की चीज है ना, फर्टिलाइजर एजेंट भी बनाए जा सकते हैं, इससे फर्टिलाइजिंग कंपाउंड्स भी बनाए जा सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, जिससे हम प्लांट्स जो है, खेती जो हम कर रहे हैं वो हम और बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो क्योंकि यूजफुल फॉर्म है तो इंसान ने भी कोशिश की कि हम भी बना लें एक बार। तो वो क्या करते हैं, कंबशन करते हैं नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का और फिर इन्हें कंबाइन करवा देते हैं। तो इस तरीके से अमोनिया फॉर्म हो जाता है। और अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजर्स की, तो आपने यूरिया का नाम जरूर सुना होगा, है ना। ये बड़ा ही कॉमन सा या पॉपुलर, मैं कहूँ मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजर है। तो ये इंडस्ट्री में बनाया जाता है। फिर थर्ड जो प्रोसेस था नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ये बड़ा नेचुरल सा प्रोसेस है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेजर पार्ट इसी से आ रहा है, जिसके बाद ही अदर लिविंग बींग्स में जाया करता है। तो यहां पे देखिए क्या होता है, इसमें से इसका कन्वर्जन करेगा कौन? मैंने अभी बताया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करेंगे। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये काम करते हैं, जो फैमिली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ये काम करती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? डाइसोट्रॉप्स बोल देते हैं। यानी डाइसोट्रॉप्स फैमिली के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। इनके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, नाइट्रोजनिस एंजाइम्स होते हैं, जो कि ये रिलीज करते हैं उसमें, और उसके बाद में उससे हाइड्रोजन कंबाइंड हो जाती है। तो ये है इनका प्रोसेस, ये है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फैमिली। और उसका एक एग्जांपल है आपका, जिसका नाम आई थिंक आपने सुना होगा, राइजोबियम का नाम बड़ा कॉमन सा है। तो ये अक्सर हम सुना करते हैं, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। अच्छा जी, यहां तक कैसे आएगी आपकी, इनके पास कैसे आएगी नाइट्रोजन? तो नाइट्रोजन जो एयर में मौजूद है ये सॉइल पर आ सकती है, ये वाटर बॉडीज में जा सकती है। प्रिसिपिटेशन जब होता है, यानी रेनफॉल, या हम कहें कि एटमॉस्फेयर से वाटर किसी भी फॉर्म में जमीन पर या पानी में जाए, तो वो अपने साथ में नाइट्रोजन को भी लेकर के आता है, जिससे ये लैंड सरफेस पर, चाहे तो सॉइल में, चाहे वो वाटर बॉडीज में अवेलेबल होते हैं। और यहां आने के बाद में हमारे डाइसोट्रॉप्स क्या करते हैं? अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सेकंड प्रोसेस में। अभी अमोनिया बन गया, अभी क्या होगा? नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होगा। तो देखिए, नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ये जो अमोनिया बना है, इस अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा, फिर ये कन्वर्ट होगा नाइट्राइट में, और फिर उसके बाद में ये कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में, जो कि बड़ी यूजफुल फॉर्म है नाइट्रेट। तो ये जो प्रोसेस है अमोनिया, अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनने का जो प्रोसेस है, किसकी हेल्प से? अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन करवा रहे हैं? ये करवा रहे हैं, इनका नाम नाइट्रोसोमोनस, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, वो ये वाला प्रोसेस अकम्प्लिश करवाते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेप है हमारी नाइट्रिफिकेशन। यहां पे आपने क्या देखा? अमोनिया से क्या बन गया हमारे पास? नाइट्रेट बन गया, ऑक्सीडाइज होकर के। थर्ड स्टेप है आपकी एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन में क्या होगा, जो नाइट्रेट बन चुका है अब सॉइल के अंदर, ये प्लांट्स कंज्यूम करेंगे, और जब इसको प्लांट्स कंज्यूम करेंगे तो ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं किस फॉर्म में, ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में, या मैं कहूं कि ऑर्गेनिक मैटर में क्या, एनिमल और प्लांट को जो यूज आने वाला प्रोटीन का फॉर्म है, उस फॉर्म में ये कन्वर्ट करके इसको स्टोर कर दिया करते हैं। अपनी लीव्स में कर सकते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी कंज्यूम हो पा रही है प्लांट्स के थ्रू, उन सब में आपको ये नाइट्रेट का कन्वर्जन होकर के प्रोटीन मिल रहा है, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, कौन कर रहा है, प्लांट्स कर रहे हैं, प्रोड्यूसर कर रहे हैं। अब इसके बाद में आता है फोर्थ स्टेप, जो कि है अमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन में क्या होगा, जो बायोटा है, जितने भी बायोटा लिविंग बीइंग्स है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, क्योंकि यहां पे हमने देखा नाइट्रेट को किसने, प्लांट ने फिक्स कर दिया। प्लांट ने किस फॉर्म में फिक्स कर दिया, ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में। उन्होंने अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर में भी इसको यूटिलाइज कर लिया, है ना, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ प्लांट प्रोटीन। और उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर जो उसमें प्लांट ने एक्यूमुलेट किया है, उसको खा करके हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, इनके अंदर भी ये पहुंच जाया करता है। हर्बीवोर्स क्या करेंगे, डायरेक्टली प्लांट को कंज्यूम करेंगे। कार्निवोर्स क्या करेंगे, उन जानवरों को या उन स्पीशीज को जो कि प्लांट खा रहे हैं डायरेक्टली, उनको कंज्यूम कर लेते हैं। इस तरीके से पूरी की पूरी फूड चेन में ये आपका नाइट्रेट जो है प्रोटीन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये पहुंच जाया करता है। अब ये पहुंच गया है लिविंग बीइंग्स में, यानी प्लांट्स में भी है और एनिमल्स में भी है। ठीक है, अब अगर जब तक ये हमारे काम आ रहा है, कब तक, जब तक हम अलाइव हैं तब तक हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर हमारे काम आ रहा है। जब एक्सपायरी हो जाती है, एक्सपायरी डेट आ जाया करती है, तब फिर ये सबका सब किस काम का, किसी काम का नहीं। और तभी भी अगर ये किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारी ही बॉडी के अंदर पड़ा रहे, तो नई ऑर्गेनिजम्स में ये कैसे जाएगा, फिर तो नाइट्रोजन की शॉर्टेज आ सकती है कि नहीं आ सकती। अगर ये एक बार कंज्यूम हो गया और वहीं के वहीं इसी फॉर्म में पड़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो फिर ये परसेंटेज तो आपको धीरे धीरे घटता हुआ दिखाई देगा, फिर बड़ी चिंता की बात हो सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब लिविंग बीइंग्स डेड हो जाया करते हैं तो अगेन फिर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रोल में आते हैं, और इस बार जो आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो लिविंग जो बॉडी थी डेड जो हो चुकी है ना, चाहे वो प्लांट का कुछ पार्ट हो चाहे वो किसी एनिमल का पार्ट हो, उसको डिकम्पोज करवाने का काम करते हैं, सड़ाने का काम करते हैं। तो इस प्रोसेस में वो क्या करते हैं, सर्टेन एंजाइम्स जो उनके अंदर हो रहे हैं उसको रिलीज करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल बना हुआ है बॉडी के अंदर, उसको इजी फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करते हैं और पहुंचा देते हैं कहां पर, स्टेबल फॉर्म में ला करके सॉइल में पहुंचा दिया करते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम केवल नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन में हमें देखने को मिल रहा है कि बेसिकली प्रोटीन वाला पार्ट है ना। ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं, कैल्शियम भी है, आयरन भी है, तो इन सब का अलग अलग हिसाब किताब होता है। अभी हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। तो इसके बाद में क्या होगा, जब ये वापस से सॉइल में पहुंच चुका है, अमोनिया की फॉर्म में पहुंच सकता है, नाइट्राइट की फॉर्म में, नाइट्रेट की फॉर्म में पहुंच सकता है ना। असिमिलेशन का प्रोसेस, बायोटा से डिकम्पोजर्स ने एक्टिवेट हुए, अपना रोल अदा किया, वापस से सॉइल के अंदर पहुंचा दिया, इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में। अब क्या होगा, जब सॉइल में आ गया तो सॉइल में आने के बाद में एक लास्ट प्रोसेस होगी जिसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड हम देख रहे हैं, इन पर अगेन आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं और फिर इसको N2 की फॉर्म में लेकर के आ जाते हैं और ये एटमॉस्फेयर में वापस से चली जाया करती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे आपकी ऑक्सीजन कहां से आ रही है, कहां पे कंज्यूम हो रही है, किस तरीके से वो एटमॉस्फेयर में लगातार सर्कुलेट हो रही है। और हमने देखा कि नाइट्रोजन जो है आपकी, जो कि बड़ी प्राइम इंपॉर्टेंस वाली चीज है, वो किस तरीके से 5 प्रोसेसेस के थ्रू बार बार एटमॉस्फेयर में अपना सर्कुलेशन करती रहती है। वापस नाइट्रोजन से क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन के बाद फिर से नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस, देन नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। ये साइकिल चलती रहती है इसी तरीके से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर?